नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। तो धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी बिहार से बड़ा झटका और एक और झटका, चार्जशीट दाखिल हुई है मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए में। और किसके खिलाफ? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। कौन से मामले में? लंदन वाले मामले में। और इसके बाद से अभी तक कांग्रेस की तरफ से या वाड्रा की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन ये एक गंभीर मामला बन गया है, क्योंकि अभी तक इस केस में, संजय भंडारी वाले केस में, रॉबर्ट वाड्रा को सीधे एक्यूज नहीं बनाया गया था। अब ये बाकायदा एक्यूज बन गए हैं। चार्जशीट में उल्लेख है लंदन की 2 प्रॉपर्टीज का। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार इनकार करते रहे कि उन प्रॉपर्टीज से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ईडी का दावा है कि ये वहां जाकर के इन प्रॉपर्टीज में रुकते भी रहे हैं। और ऐसे भी दस्तावेज हैं कि भले ही संजय भंडारी के नाम पर ये प्रॉपर्टी हैं, लेकिन ये रॉबर्ट वाड्रा की काली कमाई की ही संपत्ति है। कितनी बड़ी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं रॉबर्ट वाड्रा की और गांधी फैमिली की। दरअसल ये 6 दिसंबर से इस मामले पर जो सुनवाई शुरू होगी, वो ये समझ लीजिए आप कि इस परिवार को 6 दिसंबर इसीलिए डेट भी है, और बहुत सारे लोग इसको, खास तौर से कांग्रेसी, इसको बहुत काला दिन वैसे भी मानते हैं, तो उनके लिए एक और काला दिन ये रिकॉर्ड में आ जाएगा, अगर हम ये कहें। दरअसल संजय भंडारी का मैं पहले एक बार बता दूं, पत्रकारिता में जब मैं मतलब इन्वेस्टिगेशंस कर रहा था, अलग अलग करते थे, तो हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग पे कर रहे थे, और गोल्फ लिंक में अक्सर एक आदमी बताया करता था कि ये संजय भंडारी ने यहाँ खरीदा हुआ है। वो तो उस समय तक हम लोगों को मतलब ईडी का ऑपरेशंस बहुत ज्यादा, हम लोग तो सिर्फ टेररिज्म के ऑपरेशंस और उन सब पर थे। उसमें उसने बताया था कि ये वो फ्रंटमैन है जो लंदन में प्रॉपर्टी खरीदता है, और उसने रिश्ता जोड़ा था सीधा रॉबर्ट वाड्रा से। लेकिन तब हमारे पास तो चूंकि एक तो उस तरह का कोई नेटवर्क नहीं होता था उस वक्त की आप लंदन से। हालांकि फिर बाद में हम लोगों ने एंटवर्प से बहुत सारी स्टोरीज की अलग अलग लोगों के साथ, अपने लियोर्ड लियोप करके वहां के एक जर्नलिस्ट के साथ मिलके। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये हर सर्कल में, जो उस समय सर्कल था, जो वहां घूमते थे लोग सत्ता के गलियारों में, सबको ये मालूम था ओमकार सर। इसीलिए मैंने ये बात कही, चूंकि हम लोगों ने इस पे मैंने इसीलिए कोई सबूत सीधे नहीं कहा, मैंने बताया बाकायदा कि किस तरह से उस समय सब लोग ये जानते थे कि ये जो है वहां लंदन में प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, और वो उनका फ्रंटमैन संजय भंडारी है, और वो ली गई हैं इनके दामाद, सोनिया गांधी के दामाद के लिए। तो ये एक बड़ा लंबा मामला है। मुझे लगता है कि अगर चार्जशीट, अब चूंकि चार्जशीट फाइल आज हो ही गई है, वहां इस पर सुनवाई शुरू होगी, और अगर इसको चार्जशीट को अप्रूव किया जाता है, तो एडमिट किया जाता है, फिर मुझे लगता है कि जब केस होगा तो कांग्रेस के लिए कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि न केवल प्रियंका गांधी पत्नी है, बाकायदा विधिवत तौर पर हैं, सब साथ हैं, और वो सत्ता के गलियारों में कई बार अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, वो बार बार सत्ता में आना भी चाहते हैं। आपने देखा होगा डायरेक्ट वो कहते हैं जनता अगर मुझे कहेगी तो मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। उनकी ये दबी छिपी इच्छा जानते सिर्फ इसलिए पूरी नहीं कर रहा है गांधी परिवार, क्योंकि उनको मालूम है कि इन पर लटकी हुई तलवार काफी मजबूत है, ये कोई हल्की नहीं है। कानून की जो तलवार है वो बहुत मजबूत है। दरअसल ये चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल हुई है, और ये उस लेन देन से, जो मैं आप जो बता रहे हैं, 19 ब्रायस्टन स्क्वायर है, ब्रायस्टन स्क्वायर है, ग्रॉस वेनर हिल कोर्ट, और 13 बोर्डन स्ट्रीट, ये संपत्तियां रिकॉर्ड में तो वही है, लेकिन उसने चार्जशीट में उसने आरोप लगाया कि ये है वास्तव में इनकी। चूंकि इसी साल जुलाई में रॉबर्ट वाड्रा से एजेंसी ने लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की थी, और इन सबके, जो इन संपत्तियों का अगर खरीद बेच को वो उसके साथ जोड़ पाते हैं, तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा केस बन जाएगा। यही धन शोधन इसी को कहा जाता है। तो अब इसमें अगला मामला तो शुरू होगा वहीं से, लेकिन अगर हम इस मामले को देखते हैं थोड़ा सा, लोगों को, दर्शकों को अगर आप कहेंगे, तो ईडी ने 6 फरवरी 2019 को ही
जो 5-6 घंटे की पूछताछ शुरू कर दी थी। यानी ईयर जो शुरुआती पूछताछ थी वो विदेशी संपत्तियों से यानी लंदन की प्रॉपर्टी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में ही था। ये पहली बार पूछताछ वहां हुई थी, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। लगभग 6 साल से ज्यादा इस केस को हो चुके हैं। फिर 7 फरवरी 2019 लगभग 9 घंटे पहले में याद होगा आपको किस तरह से एक पूरा रोड पर शो किया गया था। ये कोशिश की गई थी कि पहले वो जाएंगे, फिर पत्नी जाएंगी, फिर वो जाएंगे। ये एक वो किया गया जो ईमेल लेन देन पे फोकस रखा गया। फिर 9 फरवरी को यानी 6, 7 और 9 फरवरी को कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 22-24 घंटे की पूछताछ थी। फिर 20 फरवरी 3 घंटे हुआ चौथी पूछताछ। क्योंकि ये 19 फरवरी को बीमारी का हवाला दिया गया था तो टल गई थी। अब 22 फरवरी को फिर है 5वीं पूछताछ। कुल 42 घंटे से ज्यादा हुई, 5वीं बार स्थापित हुई। और फिर उसके बाद 6ठी पूछताछ 26 जनवरी, फिर 15 अप्रैल। फिर अब इसके बाद आना शुरू हुआ हरियाणा भूमि घोटाला जो शिकोहपुर में है, जो गुड़गांव की जो प्रॉपर्टीज है। उस वक्त उसमें भी ये था 3.5 एकड़ प्लॉट का मामला था स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी से। 8 अप्रैल को उन्होंने समन टाल दिया था, लेकिन 15 अप्रैल को 2025 में, फिर 16 अप्रैल 2025 और फिर 17 अप्रैल। ये जो है 5-5 घंटे की पूछताछ तीनों दिन की है। इसके बाद फिर लगभग 2 से 5 घंटे की पूछताछ 14 जुलाई की है। ये संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस का इसमें पूरा मामला था। यूके प्रॉपर्टी रेनोवेशन हथियार डील 2000 जून 2025 में 2 समन टाल दिए थे। और अब तक ये माना जाता है कि इन्होंने कोई बहुत जबरदस्त तरीके से कोई सहयोग नहीं दिखाया। मतलब अगर आप निर्दोष या आपको लगता है तो मुझे लगता है कि उन्होंने आपको कोई भी इस तरह की चीज की आप कानून का सम्मान करते हैं या कानून के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं, वो अब तक उनके उसमें नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर ये एक और मिसाइल उनके लिए साबित होगी। और इसमें मुझे लगता है कि ये बहुत ही जबरदस्त उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये अगर हम कहें तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये एक बड़ा मामला है। गांधी परिवार को इसका जल्दी ही मुझे लगता है कि अगर ये मामला अब जैसी चार्जशीट होगी तो उसके बाद कॉल होंगे, समन होंगे, सारी चीजें होंगी, तो उसके बाद इनके लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं और ये कम नहीं होने जा रही किसी भी तरह। ये मामला कितना भारी पड़ने वाला है गांधी परिवार पे धीरेन जी, क्योंकि इसमें देखिए क्या कहा गया है। ये भी अभी हालांकि आपने डिटेल बता दी है, दर्शकों को जरा बता दें। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की जांच लंदन की 2 संपत्तियों से जुड़ी है जो ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के नाम पर दर्ज है। ईडी का दावा है कि ये दोनों संपत्तियां वास्तव में वाड्रा की बेनामी संपत्तियां हैं। ईडी अब भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रहा है। हालांकि वाड्रा इन आरोपों को हमेशा खारिज करते रहे और ईडी पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया। अधिकारियों का कहना यह है कि ब्रायनस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी का पैसा वाड्रा ने दिया था और उनके कहने पर ही उसका नवीनीकरण हुआ था। ईडी ने यह भी कहा कि वाड्रा अपनी लंदन यात्राओं के दौरान इस प्रॉपर्टी में कई बार रुके थे। ईडी ने 2016 में इस मामले में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। ये दोनों संपत्तियां अब अपराध की आय के तौर पर जांच के दायरे में हैं। बीते महीने रॉबर्ट वाड्रा ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था जिसमें दावा किया गया कि ये ईडी के समन से बच रहे हैं। उनके अधिवक्ता सुमन ज्योति खैतान ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह असत्य और तथ्यहीन हैं। उन्होंने दोहराया था कि वाड्रा ने पिछले 1 दशक से ईडी के सभी समन और दस्तावेजों का सम्मान किया, अनुपालन किया। अब बात ये आ रही है साहब कि सीधे, चूंकि सोनिया गांधी के दामाद हैं, राहुल गांधी के जीजा श्री हैं, प्रियंका वाड्रा के पति देव हैं, तो ये जो दामन पर छींटे पड़ने जा रहे हैं या पड़ चुके हैं, इनसे बच नहीं सकता अब गांधी नेहरू परिवार। और कहा तो ये भी जाता है कि रॉबर्ट वाड्रा जो है इनके गले की हड्डी बन चुके हैं। शिकोहपुर केस में भी जिस तरीके से हुड्डा की सरकार ने इनका सहयोग किया था, लैंड यूज चेंज से लेकर के
और डीएलएफ से जो जो भी पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया था, किस तरीके से एक चेक दिया गया, जमीन खरीद ली गई, उसके बाद वो जमीन बेच भी दी गई, वो चेक कभी जमा ही नहीं किया गया, और ये 58 करोड़ रुपए कमा करके बहुत बड़े धन्ना सेठ बन गए। तो ये किस तरीके से इस परिवार के बिना शह के क्या ये संभव था? और अगर ये संजय भंडारी वाला केस सही सिद्ध हो गया तो धीरेन्द्र जी ये भी साबित हो जाएगा कि डिफेंस डील में तो ये परिवार भी इन्वॉल्व था, देखिए, ये एक हम लोगों को ये सोचना होगा। आप ये सोचिए कि रॉबर्ट वाड्रा अगर गांधी फैमिली से अलग कर दिए जाएं तो उनकी क्या हैसियत हो सकती है। ये मतलब सबसे पहली बात है, रॉबर्ट वाड्रा का क्लाउड क्या है। रॉबर्ट वाड्रा किसी राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं? नहीं। अगर उनकी बैकग्राउंड देखें, रॉबर्ट वाड्रा कोई बहुत बड़ी पोजीशंस पर रहे? नहीं। रॉबर्ट वाड्रा कोई इतने बड़े जो कि औद्योगिक घराना है जिससे उनका बहुत बड़ा ताल्लुक है, जो पॉलिसीज को हैंडल कर सकते हैं? नहीं। तो वो जो कुछ है, वो जो भी कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की वजह से, माफ कीजिए, उनका दामाद होने की वजह से हैं। और चूंकि राहुल गांधी इसमें पहले ही फ्रंट ले चुके थे, उनको कोई चीज नहीं है, इसीलिए ये और है क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल से मेरे जीजा को सरकार की प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है। ये कोई अब की बात नहीं, उस वक्त की बात है। अगर ये सारी चीजें मजबूती तौर पर ये है तो वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जो विक्टिमहुड कार्ड खेलने के चक्कर में उनके साथ और करीब होने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है वो और ज्यादा दिक्कतें होंगी। हालांकि अभी तो सबूत और उन सबको कोर्ट की निगाह में देखना होगा, लेकिन देखिए, आपके पास इतना अगर प्रमा फेसी है कि आप चार्जशीट फाइल करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, तो ये एक मजबूत कानूनी प्रक्रिया है, ये आसान नहीं होती, ये कोई मुश्किल, और इनको साबित करना और भी मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आसान होता, लेकिन इसके बावजूद 43 संपत्तियों को लोगों, जो अलग अलग संपत्तियां जिनकी पहचान है, ये सब चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से इस परिवार के साथ अटैच होगा, इसमें इसको जवाबदेही होगी, और ये कहने की गुंजाइश बहुत मुश्किल है कि वो विक्टिमहुड का कार्ड खेल पाएंगे। दरअसल प्रियंका गांधी को जो लोग अभी भी कांग्रेस का ये हिस्सा मान रहे हैं कि वो आज भी, भले ही वो यूपी में मिसफायर कर गई हो, कोई भी, उन्होंने कांग्रेस को बजाय इसके की ताकत मिलती उसको बिल्कुल ही वहां से निपट ही गई कांग्रेस वहां से। अगर हम लोग विधानसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद लोकसभा में वहां उनका दर्शन ही नहीं हुआ, तो इसलिए उनका कोई चीज वहां नहीं हुई, और ले दे के उनको वहां से वायनाड से भेजना पड़ा वहां से लोकसभा में। तो जो कांग्रेस की सबसे बड़ी उम्मीद, अगर राहुल गांधी के बाद वो अगला पत्ता रखते थे, वो प्रियंका गांधी है, तो वो तो बिना खेल में शामिल हुए ही अगर हम लोग रखें कि उसी से पहले वो खेल से हट जाएगा, अगर ये कहें। दूसरा क्या है कि ये बहुत ही बड़ी मॉरल जो है, कांग्रेस के मॉरल पर चोट होगी। यहाँ उनकी फैमिली, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, जिस तरह के वो आरोप लगाते वक्त तू तड़ाक की भाषा, और जिस तरह का हम लोग देखते हैं उनको कि वो एक मसीहाई अंदाज में कि किनका देश के जो मशहूर उद्योगपति हैं, जो रोजगार या उन सब पर कोई भी आप चीज फाइल नहीं करते हैं। अगर आप फाइल करें तो भी है, सबूत लाएं तो भी है। आप जो ये आइस पाइस धप्पा जो खेल रहे हैं, इस सब में मुझे लगता है कि इनके लिए बड़ी परेशानियां खड़ी होंगी, और पॉलिटिकली जो मोरल है वो और कमजोर होगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी बहुत कम राज्यों में अपनी ताकत को देख रही है। अगर वायनाड में आप ये सोचिए कि केरल के अंदर, अगर वायनाड में जब इस बार केरल में कांग्रेस को ये उम्मीद, हालांकि पिछली बार भी थी और वो धाराशायी हो गई थी, पिछली बार भी उनकी उम्मीद अपने कारनामों पे नहीं थी, अपने कार्यों या जनता के साथ जुड़ाव पर नहीं थी, बल्कि इस उम्मीद पर थी कि वहां सरकार बदलती है। पिछली बार जनता ने नहीं बदली, तो यही क्या गारंटी इस बार बदल देगी। लेकिन अगर आप वहां पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद से कांग्रेस है केरल में, वहां जो है इस तरह का नुकसान बहुत जबरदस्त हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगी, और चूंकि बीजेपी भी इसको बहुत भुनाएगी, और वो भुनाएगी, हो सकता है उसका फायदा
वो खुद ना ले लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को मिल जाएगा। उसी तरह से तमिलनाडु में आप जाइए, वहां भी आपकी बार्गेनिंग चिप खत्म हो जाएगी। अगर आप जाएंगे, ममता बनर्जी आपको वैसे ही नहीं गिनती है। तो ये तमाम परेशानियां इनके लिए एक के बाद एक खड़ी हो जाएंगी, ये मेरा मानना है। जी धीरेन जी, लगातार डिफीट पर डिफीट, 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके। इस लोकसभा चुनाव के बाद जो अब तक 6 राज्यों में चुनाव हुए, सभी में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की अकेले बिहार में आई हैं 89, इतनी सीटें टोटल मिलाकर के जम्मू कश्मीर, हरियाणा, आपका महाराष्ट्र और झारखंड और दिल्ली और बिहार, इन सारे 6 राज्यों की सीटें मिलाकर कांग्रेस की 89 सीटें भी नहीं आई हैं। क्या कोई संदेश इन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? लोगों का जो गुस्सा है कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर के, उसको ये समझ नहीं रहे हैं या अभी भी जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी शो में बैठने से पहले जो आपने कहा था कि जयपुर में आज ड्रामा हुआ है, SIR के विरोध के नाम पर यूथ कांग्रेस ने वहां पर एक क्लैश किया है पुलिस के साथ में, और दिसंबर के पहले सप्ताह में इन्होंने दिल्ली में भी एक रैली करने का ऐलान कर दिया SIR के विरोध में, रामलीला मैदान में। तो ये जो हकीकत है उससे मुंह चुराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, अब उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं, उनके पास कोई आइडिया नहीं है, उनके पास ये बताने के लिए नहीं है कि अंबेडकर की क्या हालत कांग्रेस ने की थी, किस तरह से उनको राजनीतिक खट्टापन उनके अंदर डाला गया, उनको चुनाव हराने से लेके उनके लिए सीट ना छोड़ना, तमाम चीजें, ये सब चीजों के बावजूद कांग्रेस अब उनके उसको लेकर कि उनकी वास्तविक उत्तराधिकारी वो है, उसको संविधान बचाओ रैली और तमाम चीजों के साथ वो कर रहे हैं। SIR उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इससे पहले देश में 9 बार SIR हो चुके हैं, अगर मुझे सही से याद है तो। अगर इतने SIR हो चुके हैं और इतनी बार SIR हो चुके हैं, तो आप उसको होने क्यों नहीं दे रहे? क्या अगर ये सीधी सी बात इनसे की जा सकती है कि अगर आपको SIR या किसी भी चीज से दिक्कत है, तो इस देश में 1952 की जो मतदाता सूची है वही बहुत है, फिर तो उसमें कोई चेंज ही नहीं होना चाहिए। दरअसल इनके वकील जिस तरह की दलील दे रहे हैं वो इनकी मनोस्थिति भी बताती है, जैसे कि साहब वहां त्योहार है, वहां ये दिक्कत है, वहां वो कोर्ट का रूप देख चुके, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि प्रूनिंग करो। शकील अहमद साफ तौर पे कह चुके कि ये 65 लोग नहीं ला पाए, 65 लाख लोगों के नाम कटे, 65 लोग पूरे बिहार में नहीं मिले, एक भी बार रिपोल नहीं हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा, आपने और हम लोगों ने चुनाव को बहुत देखा है, आपने मुझसे बहुत ज्यादा देखा है, अक्सर जो झगड़े होते थे, याद है आपको, मतदाता सूची वो लेके जाता था और उसका चेहरा नहीं मिलता था या नंबर नहीं मिलता था, वो वोट डालने की कोशिश करता था, इस पे वहां आपस में एजेंटों में लड़ाई शुरू होती थी, माफ कीजिए, और एजेंटों से ये लड़ाई शुरू होते होते आपने देखा होगा सीधी पहुंच जाती थी बाहर। अभी आपने जो कहा है ना, मैं दर्शकों को वो सुनवाता हूं। अभी एक आज तक के कॉन्क्लेव में अमित शाह आए हुए थे और SIR पर ही उनसे सवाल कर दिया अंजना ओम कश्यप ने, तो क्या जवाब दिया था अमित शाह ने, जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। ये देश में मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं, इस देश में SIR पहली बार नहीं हो रहा। इसकी शुरुआत 53 में हुई थी, तो राहुल जी की दादी के पिताजी के समय भी हुआ था, उनकी दादी के समय भी हुआ, उनके पिताजी के समय में भी हुआ और उनकी माता जी के समय में भी हुआ। शायद राहुल जी को ये सत्य कोई बताता नहीं। SIR है क्या? SIR का मतलब है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। जब 10, 12, 15 साल हो जाते हैं तब कई सारे लोगों का मृत्यु हो जाता है, कई सारे लोगों का
एक जगह से दूसरी जगह अपने कामकाज की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से जाना होता है। वो वहां पर भी मतदाता है, यहाँ पर भी मतदाता है। पहले यहाँ रहते थे, मानो कि दिल्ली गए, तो वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। तो मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं छोटा सा सवाल राहुल जी को पूछना चाहता हूं कि राहुल जी को जब सीधा सीधा लोगों की समझ में आ गया कि ये केवल जो मर गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं, या जिनके 2 जगह नाम है, बस उसके शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, तो ये सीधी सी बात इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये नाटक नौटंकी क्यों कर रहे हैं? कभी जयपुर की सड़कों पर, कभी दिल्ली की सड़कों पर, कभी रामलीला मैदान में। ये क्या इनके ऊपर जो एक मुसीबत आ गई है, इनके सिर पर जो एक जिम्मेदारी और जवाबदेही की तलवार लटक गई है कि अब तो सीधे सीधे ये बताओ कि काफिला क्यों लूट रहा है? आपका नेतृत्व फेल है, आप नेतृत्व देने में नाकाम हैं, आपके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी का भट्टा बैठ रहा है, तो ये ड्रामा करेंगे? देखिए, दरअसल मुझे ये लगता है कि कई बार कांग्रेस पार्टी को ये तो मालूम है, लेकिन वो इतनी, उसके पास और कोई तरीका बचा नहीं। आपने देखा होगा उन लोगों ने बहुत बार नैरेटिव बदलने की कोशिश की। कांग्रेस ने कई बार ये कोशिश की कि वो नैरेटिव लाई। याद कीजिए, आप रफाल से शुरू किया कि चौकीदार चोर है। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो लोगों ने उसका जवाब दिया। बाहर निकलकर इनका ये पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि लोगों ने बोफोर्स से लेके अगस्टा वेस्टलैंड से लेके तमाम हॉवित्जर तक, तमाम जो स्कॉर्पियन डील से लेके और संजय भंडारी जैसे लोगों को निकाल के सामने ला दिया। तो उनको ट्रैक बदलना पड़ा। उनको लगा ये क्या है। फिर याद होगा आपको, उसने दत्तात्रेय गोत्र ढूंढा। उन्होंने कहा दत्तात्रेय गोत्र, तो उन लोगों ने उनके पिता नाना उसका सबका लाके निकाल के रख दिया कि क्या क्या हुआ। तो वो कांग्रेस की दिक्कत ये थी, वो ट्रैक बदलते। अगर गरीबी की कहानी सुनाने की कोशिश की तो लोगों ने उनको आंकड़े दिखा दिए। उसके बाद महंगाई का रोना रोने पे वो बता दिया गया कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल किले से कहा था कि महंगाई के पीछे अमेरिका का हाथ है। एक के बाद एक। तो अब जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए उन्होंने पहले हमलावर बनाने की कोशिश की तो कहा गया आपने 1971 में क्या किया, आप अपने सैनिक नहीं छोड़वा पाए एयरपोर्ट के, महज 53 लोग और उनके 93,000 छोड़ दिए। फिर 65 का जिक्र किया गया कि आपने पूरी तरह से जीता हुआ थार पारकर और कई जो जिले आपने जीत लिए थे, जिन लोगों को ये उम्मीद हो गई थी वो भारत में शामिल हो गए, आपने बिना उसके इस्तीफा, वो हो गया उस बड़ा जो लाल बहादुर शास्त्री को असामयिक स्थिति में, मतलब एक बहुत उनका निधन हुआ और उसके बाद ये सब चीजें चली। तो और 48 आपने कहा, तो इसीलिए आपका वो मुद्दा भी नहीं चला। फिर आपने अचानक पाकिस्तान पर हमलावर होने की बजाय पाकिस्तान का दोस्ताना, क्योंकि आप वहां पहुंच गए ये मांगने की साहब हमको, आप उनको हटाइए, हमको लाइए सत्ता में। तो जब आपके एक के बाद एक नैरेटिव फेल होते चले गए तो आपने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जो संस्थाओं पर, लोक संस्थाओं पर था, जिसमें आपने कहा कि ये सारे सिस्टम्स हमारे अगेंस्ट है, ये सारे सिस्टम सरकार के नीचे आ गए, दलाली में आ गए और सरकार के कमजोरी, उस ताकत पे आ गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कई बार ऐसे जजों का उदाहरण, बहरुल इस्लाम जैसे जजों का, इस्लाम शायद वही नाम सही है, आसाम के, जो राज्यसभा गए, फिर वापस आए, फिर चुनाव लड़े, सुप्रीम कोर्ट आए, हाई कोर्ट बने, ये इस्तीफे देके आते जाते रहे। इस तरह की चीजें हुई। आपने क्या इमरजेंसी में किया था, पहले 5 सुपरसीड करके आपने किस तरह से जज बनाया, ये सब चीजें सीके खन्ना का उदाहरण इस देश में सबके पास रहा। तो आपके पास मुद्दा क्या बचा? आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करके कुछ सफलता आपको लगी जब आप 99 तक आए, तो आपको यही कंफ्यूजन एक बेस्ट मॉडल दिखाई दिया। इस समय अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को तमाम लोग, मतलब जब आप कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में पिट रहे हैं, तो आपने कोर्ट में जाना छोड़ दिया। पहले आपके पास चुनाव आयोग के पास आए, चुनाव आयोग ने आपको बाकायदा डाटा सहित, वो आज भी पड़ा होगा उनकी वेबसाइट पे, उन्होंने आपके एक एक सवाल का जवाब दिया। आपको लगा कि ये तो दुप्पल चला नहीं, हमारे पास एक ऐसे वकीलों की फौज है जिसको हमने उस वक्त बहुत इस्तेमाल किया, जिनके बनाए गए जजों की एक लाइन रही होगी, तो उन लोगों के पास, उनका भी कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में होना चाहिए। भाई ये तो SIR का आइडिया तो वो हो तो रहा था बिहार में, जब बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो सब जगह होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है?
तब से तो आप उस पर आगे बढ़ गए, तो आपके पास आपने कोर्ट जाना छोड़ दिया, पहले आपने आयोग जाना छोड़ दिया, फिर आपने कोर्ट जाना छोड़ दिया। थोड़े दिन और हारेंगे, आप देखेंगे जनता को गालियां जैसे अभी दे रहे थे कुछ लोग, इनके पत्रकार, वो सब ये भी शुरू कर देंगे और आखिर में जनता में जाना बंद कर देंगे। उससे पहले यही कंफ्यूजन एक है, क्योंकि ये समझना नहीं, ये जानते हैं, लेकिन जो भी फ्रंट पे खड़े होते हैं इतनी गलतियों के वो साथ लिए घूम रहे हैं। बार बार उनकी एक जमात है जो बार बार ये कहने की कोशिश करती है, जैसे किसी ने कहा कि भाई वो, जैसे याद है भाऊ बता रहे थे कि कैसे किसी ने कहा कि साहब वो नरेंद्र मोदी की क्या गलती, उसमें क्या किया, सेना ने किया सिंदूर में, तो वही पूछ रहे थे कि भाई फिर वहां 71 के वार में क्या श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी। दरअसल इनके पास कोई वर्ड नहीं है, अगर मैं कहूं कोई इनके पास ऐसा लीगेसी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भारत को, क्योंकि आपने उसका इतिहास मिटाने की कोशिश की, वर्तमान बनाने की बजाय बिगाड़ा, और भविष्य का कोई जगह थी नहीं। आप इस पूरे को एक इस्लामिक जिहाद के और वामपंथ के एजेंडे के साथ चला रहे थे जी। लेकिन धीरेन्द्र जी, कितना बड़ा संकट है इस समय इस परिवार पे। राहुल गांधी चार्जशीटेड, सोनिया गांधी चार्जशीटेड, रॉबर्ट वाड्रा चार्जशीटेड, और ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। कई केस हैं जिनमें अभी जांच पड़ताल चल रही है, उसमें भी ये लोग फंस सकते हैं, फंसेंगे, ऐसी आशंका है। क्या हम ये मान करके चलें कि सारे रास्ते इनके अब बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, संकट गहराता जा रहा है? देखिए, अगर कोर्ट अब चूंकि सुनवाइयां शुरू हो जाएंगी और कोर्ट के रुख पर है, और अगर ये फिर अंदर जाते हैं, इन लोगों को अभी भी, हमको लगेगा कि जैसे इनके लिए परेशानियां होंगी, इनको अभी ये लगेगा कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि वो जेल जाएंगे। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी, मना किया गया था उस समय, बहुत समझाया भी गया चौधरी चरण सिंह साहब को कि इनको जेल मत भेजिए, लेकिन वो नहीं माने, जेल गई, और उसके बाद वो पूरी सत्ता पर वापसी उन्होंने की एक सहानुभूति लहर के साथ। तो अब मुझे लगता है कि इनके पास एक आखिरी जो इनके लोगों की समझ में है, उनको लग रहा है कि शायद वो जेल चले जाएंगे तो वो सहानुभूति की लहर पर सवार होकर वापस लौट आएंगे। ये एक उनके अलावा, देखिए इसके अलावा तो कोई उनके पास कारण है नहीं, क्योंकि सबूत और जो चीजें हैं, मुझे लगता है जब चार्जशीट फाइल की जाती है तो उसमें मेंशनिंग की जाती है बाकायदा जिन सबूतों के आधार पर वो चार्जशीट फाइल की गई। तो ये प्राइमा फेसी और एजेंसी के पास लगता है उसको कि भाई हमारे पास है सबूत, वरना तो कोर्ट उधेड़ देता है उसमें एजेंसीज को। अब देखेंगे इसमें क्या है, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि इसके बाद इनके लिए बहुत परेशानियां तो बढ़ जाएंगी। लेकिन जैसे हमने देखा, माफ कीजिएगा, कि लालू प्रसाद यादव की तमाम चीजों के बावजूद आपने देखा होगा कि 23% वोट बैंक इंटैक्ट है उनका। उसी तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश, वहां बिहार में भले ही वो आरजेडी का वोट बैंक है, चाहे वो किसी का भी है, वो 8 से 9% वेरी कर रही है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि चूंकि अपोजिशंस में कोई है नहीं, इसीलिए कांग्रेस अपनी इसी धमक का इस्तेमाल कर सकती है और यहीं बनी रह सकती है। ये अलग बात है कि वो 99 से 9 पे आ जाए या किसी और पे चली जाए, वो फिर 9 को वो मान ले कि ये 9 250 72 83 से ज्यादा है, ये वो लोग मान सकते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस में एक ऐसा ग्रुप बन चुका, ऐसा समुदाय हो चुका है जहां अब कोई विरोधी वॉइस या जो सेन वॉइस हम कह सकते हैं, या जो कोई बैलेंसिंग न्यूट्रल वॉइस है जो अपनी पार्टी के लिए बात करने वाली हो, वो नहीं बची। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी, जिनको ये माना गया था कि वो राजनीति में नया फेस है, अपने पिता की तरह हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं और ये सब चीजें हैं, उन्होंने इतना ऑटोक्रेटिक स्टाइल से पार्टी चला दी है कि अब किसी भी ऐसे आदमी को जो उनसे डिसेंट वॉइस रखता हो, पार्टी के लिए बात करने की हिम्मत नहीं है। आप ये सोचिए कि शुरुआत में आपने जिस तरह से अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा और उन तमाम लोगों को जिनके साथ कांग्रेस के राहुल गांधी का युवराज का सफर शुरू हुआ था, उनमें से 2 लोग नहीं बचे, लेकिन बाकी सब में सिर्फ आपको अशोक गहलोत दिखाई देते हैं। उसके बाद एक टीम राहुल बनाई गई, जिसमें याद होगा झांसी से प्रदीप जैन भी था, इधर से मीनाक्षी नटराजन है, ये तो छोड़ दीजिए, आरपीएन या जो खानदानी वारिश थे उनको छोड़ दीजिए। ये लोग वो थे जिनको इसलिए लाया गया कि इनको राहुल गांधी ने खुद पिकअप किया, और ये सब आज वो कहाँ है, कोई नहीं है।
आज उनमें से सुष्मिता देव या इन सब के तरह के लोग पार्टियां छोड़ के चले गए। अब सिर्फ उनके पास उस जो इलीट क्लास की पॉलिटिकल वारिस थे जो, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट बचे हुए हैं, जो दहलीज पे हमेशा बैठे रहते हैं, झोला उनके हाथ में रहता है, वो इधर भी नहीं जा पाते उधर भी नहीं जा पाते, इस असमंजस में बैठे हैं, वरना वो जा चुके होते। और अशोक गहलोत इतने सधे हुए राजनेता हैं कि वो राहुल गांधी की पूरी राजनीतिक समझ को अपनी जेब में डाले हुए घूमते हैं। आपको मालूम है कि जब उन्होंने अपने आप को जब वो घोषित कराया था, याद होगा कि जब इस तरह से पूरा विधानमंडल, उसमें 90 के करीब सारे विधायक उन्हीं के पास थे, जबकि केंद्र उसको चाहती थी सचिन पायलट को, कुछ नहीं कर पाए। तो इनके पास कोई चीज नहीं है, इसके बावजूद भी एक दिग्भ्रमिता इनके साथ है। राहुल गांधी आज पूरी कांग्रेस को वामपंथी कांग्रेस बना चुके हैं। उससे पहले भी होता था। देखिए आप लोग, दरअसल बहुत सारे लोग इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि साहब कांग्रेस में, या जो संघ की बात करते हैं, यही कांग्रेसी ही बात करते हैं कि साहब उन्होंने क्या किया। अगर आप गौर करेंगे तो बाद में उन्हीं लोगों को, पीडी टंडन जैसे लोगों को आपने कहा कि नहीं ये साहब हिंदूवादी है। तो ये सब चीजें कांग्रेस के अंदर, चूंकि वही विरोध में मेन होता था, तो लोग, उसके अलावा आपने देखा होगा कि सोशलिस्ट वो भी कांग्रेस से निकले, आचार्य नरेंद्र देव और तमाम लोग, ये तमाम लोग उसी से पार्टी से निकले हैं। तो ऐसे में ये जो कांग्रेस के अंदर डिफरेंट वॉइस थी, राहुल गांधी ने एक एक करके वो सब खामोश कर दी। अब आप या तो आपको हाँ करना है और नहीं तो आपको उस कमरे से बाहर चले जाना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला हुआ है, इससे इनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ी हैं, और ये इसके अलावा कोई भी उनको राय देने वाला नहीं है। मुझे याद है ब्रेख्ट की एक कविता है, छोटी सी कविता है, वो अक्सर लिखते थे कि नाम क्या है स्टालिन, काम क्या है स्टालिन, धर्म क्या है स्टालिन, तो हंसता है बेरिया। पर वो स्टालिन हैरान है और पर्दे के पीछे हंसता है बेरिया। तो ये उसी तरह की हालत अब आपको दिखाई दे रही है। आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, जैसे वो सेना के अपमान वाला मामला जो लखनऊ की अदालत में था और समन जारी हुआ था राहुल गांधी को, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो इसमें इनको राहत मिल गई। और आज भी इस केस की सुनवाई थी, आज फिर राहत मिल गई। अभी लोअर कोर्ट के समन पर रोक लगाने का आदेश जारी रहेगा। शायद अगली सुनवाई अब आगे जाकर के है। हमने देखा है कि सूरत वाले मामले में, जिसमें इनको 2 साल की सजा हुई थी मानहानि केस में, कि सब मोदी चोर क्यों है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दे दी थी। तो इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमें हर केस में राहत मिलती रहेगी और हमारी जान बची रहेगी। देखिए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी बहुत दिन तक इनको राहत दे नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल उसको इन सब का फैसला तो करना पड़ेगा। आप अगली सुनवाई पर वापस जाएंगे तो कहेगा कि ट्रायल होगा। आपने आज बचा लिया, लेकिन ट्रायल में सजा होगी तो क्या होगा। आपको भी खुद कल को सुप्रीम कोर्ट को ये फैसले करने होंगे। मान लीजिए अगले 2-3 साल तक भी, चूंकि आप एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले होने हैं और उसमें वो तारीखें लगातार लगनी, आप उसको हर्ट नहीं कर सकते। आज ही आपने वो फैसला दिया, क्योंकि आप तो खुद इस बात की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ही पारदीवाला, जब वो 2 जज थे तब वो ले रहे थे कि साहब 3 महीने में फैसला करो, तो वो अपने ऊपर लागू नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट। ये बात तो कई बार दिखती है, और ये भी दिखता है कि जो वो लोग चिल्लाते हैं कि इकोसिस्टम हमारा है, या इस तरह का मजाक या मीम्स बनता है, तो वो इसी तरह के आइडिया से बनता है कि आपको इतनी जल्दी लगातार मिलता जाता है। और जबकि आप ये कहते हैं कि साहब हम गरीबों का, या यहाँ सुप्रीम कोर्ट की नजर में सब समान है। आप ये सोच के देखिए कि मैं बहुत ही जेन्युइन सा सवाल उठाता हूं कि जितने वकीलों ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ हासिल किया होगा पिछले 30 सालों में या पिछले 20 सालों में, आप अगर 20 साल को भी करेंगे, आप 10 साल कर लीजिए अगर उस अवधि को छोटी, आप देखेंगे वो घूम फिर के बैंड ऑफ वकील्स का है, लॉयर्स का, बाकी किसी को वहां राहत नहीं मिलती है। अगर आप गौर करेंगे तो ये चीजें तो दिखाई देती हैं जनता को, लेकिन अल्टीमेटली आपको फैसले तो करने ही पड़ेंगे। देखिए जैसे ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा, आज ही का मामला है ना भाई, आपने कह दिया 3 महीने, आपने ये सोचा नहीं कि वो बिल क्यों रुके हुए हैं, उनकी मेरिट्स क्या है, उस पर कोई बहस नहीं हुई, और आपने कह दिया वो पास हो गए। हमने कह दिया
उन 2 जजों ने कह दिया, उसके लिए बाकी जनता का कोई वोट नहीं, किसी का कोई वोट नहीं, आप कोलिजियम से आए हुए, आपने कौन सा और तमिलनाडु सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया बिना उसको तो ये चाहिए था राज्यपाल की सहमति के। मैं यही कह रहा कि ये पूरे देश में पहली बार ऐसे कानून बने होंगे जिसमें ना प्रेसिडेंट का कोई रोल था, ना राज्यपाल का। आज वो खुद ही आपको करना पड़ा। जैसे ही सरकार रिएक्ट करती है और ग्राउंड पर रखती है तो उसको अपने पैरों के नीचे की जमीन दिखने लगती है। आज 5 जजों की बेंच को कहना पड़ा ना एक मत होके कि नहीं हमने, हालांकि उसमें बहुत अलग अलग चीजें, कोई कह रहा कि साहब ये नहीं, भाई आप उनका टाइम बार नहीं कर सकते। आपने अपनी बचाने के लिए तो आपने कह दिया कि साहब नहीं साहब आपको बहुत दिन तक नहीं रख सकते, फिर आप टाइम दो, कितने दिन तक रख सकता है वो। तो दरअसल ये एक तरह की जो नई सोशल मीडिया से पैदा हुई लीडरशिप हो गई, उसमें सब लोग फंसे हुए, उसमें ये जज लोग भी हैं, जस्टिस भी हैं, सब लोगों को लगता है कि साहब हम नायक हैं। ऐसा नहीं है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, सबको पालन करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज उनको बचाता है तो कल को उसको जवाब देना है, क्योंकि फिर टायर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट तो आपने पेंडिंग कर दिया, नेक्स्ट तारीख में आप जवाब दोगे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी राहत होती है, इससे ज्यादा कोई बड़ी राहत इनको नहीं मिलेगी। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से भी निवेदन है कि वो अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने मित्रों को। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाएं, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको उनके नोटिफिकेशन 100% मिल ही जाए। और धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, उसको भी सहयोग करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।